हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज अपन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो उसके लिए आपके लिए फंडामेंटल्स जो नीड होती है, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की अपने को फंडामेंटल जो लर्न करने की ज़रूरत होती है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप कोई भी चीज़ जो फैक्ट्स आप लर्न करना चाहोगे, याद करना चाहोगे, तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। टेलीग्राम जो है वहाँ पर आपको PDF फाइल्स अवेल कराई जाती हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज़ के आपके नोटिफिकेशन मिलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एडिटोरियल डिस्कशंस और डाले जा रहे हैं गार्गी क्लासेस पे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को पिक किया जा रहा है और उनसे रिलेवेंट चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, जो इंटरव्यू में भी अपने कहीं ना कहीं काम आएगी, तो उस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं वो वीडियोज़। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर अपन बात करें तो ये थ्योरी मैकेंजी, पार्कर और होम्स ने मिलकर के, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर एंड होम्स, इन सब ने मिलकर के ये थ्योरी दी थी 1960s में। और एक्यूरेट अगर अपन बात करें तो इसका साल था 1962। 1962 में 1960s में ये एडवांसमेंट हुआ था और ये एक तरीके की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी गिवन थी, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज़ दिए थे और उनके आइडियाज़ कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहे थे। और वो साइंटिस्ट कौन कौन थे? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर एंड होम्स। और इनके आइडियाज़ जब कन्वर्ज कर रहे थे तो इन्होंने मिलकर के एक थ्योरी दे दी, जिसका नाम दे दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो अर्थ का अपर पार्ट है, जिसको अपन ने अर्थ क्रस्ट बोला, इंटीरियर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया होगा, अब तक नहीं देखा हो तो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। तो जो क्रस्ट है, अर्थ का अपर मोस्ट जो पार्ट है, उसको छोटे बड़े स्मॉल बिग फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है और उन छोटे बड़े स्मॉल बिग फ्रेगमेंट्स को बोल दिया जाता है प्लेट्स। और इन प्लेट्स को कहीं पे अगर आपको ये लिखा हुआ मिले लिथोस्फेरिक प्लेट्स, कौन सी? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, जिसमें लिथोस्फेयर है जो सॉलिड पार्ट है अर्थ सरफेस का, जो अपर पार्ट है सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो कि नीचे लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में एस्थेनोस्फेयर होता है, उस पर फ्लोट करता रहता है। ये पहले मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। तो वो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे देखें तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें अर्थ क्रस्ट को अलग अलग छोटे बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको प्लेट बोल दिया गया। और ये प्लेट जो हैं, इनकी थिकनेस बताई जा रही है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब 100 किलोमीटर तक की थिकनेस की अगर ये बड़ी स्लैब है तो ये क्या फ्लोट करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे से दूर भी जाएंगी। इस चीज़ को यहाँ पर समझाया जाता है। तो ये जो फ्लोट करती है वो किस पे करती है? ये पार्ट अपर पार्ट हो गया लिथोस्फेरिक पार्ट, और ये नीचे जो पार्ट है लिक्विड फॉर्म जिसके ऊपर तैरती है, जैसे एक नाव, एक बोट है, वो किसी भी ओशन के अंदर या रिवर वाटर के अंदर या पॉन्ड वाटर के अंदर फ्लोट करती है, तो उसकी वजह क्या है? नीचे लिक्विड है और ऊपर वो सॉलिड पार्ट है। तो इस तरीके से ही ये नाव की तरह ही ये प्लेट्स होती हैं, वो फ्लोट करती रहती हैं एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पोजिशन मेनली किसका होता है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये चीज़ अपन कॉम्पोजिशन में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं अर्थ के इंटीरियर में। तो एस्थेनोस्फेयर पे ये फ्लोट करती रहती है, इनको बोलते हैं प्लेट्स। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनको अलग अलग जितनी भी रिसर्च एजेंसीज हैं, जैसे नासा हो गई और भी एजेंसीज हो गई, उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जितनी भी सरफेस एरिया है उसको अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लिथोस्फेयर का मतलब स्थलमंडल। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की अगर बात करें तो कुछ लार्ज प्लेट्स हैं और बहुत सारी स्मॉल प्लेट्स हैं। स्मॉल प्लेट्स में अपन देखेंगे मेजर इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्मॉल प्लेट्स हैं। तो लार्ज प्लेट्स उनके नाम देखें तो 7 हैं ये टोटल काउंटिंग में NCERTs के अकॉर्डिंग। अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो आप ये ध्यान रखना, इनमें से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि नीचे दी हुई जो भी प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में से कौन सी मेजर प्लेट है और कौन सी माइनर प्लेट है। तो लार्ज को मेजर प्लेट भी बोला जाता है, आप ये भी ध्यान रखना। और जो ये स्मॉल है, इनको माइनर प्लेट भी बोला जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान ही रखनी है।
माइनर प्लेट्स हैं, अगर उनकी बात करें तो मोटी मोटी 20 इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी अगर मेजर देखी जाए तो कोकोज प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट जिसको जापानीज प्लेट भी बोला जाता है, कैरोलाइन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं जो माइनर प्लेट्स हैं, छोटी हैं साइज में। और लार्ज प्लेट्स की बात की जाए तो 7 हैं। अगर मैप पे देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपने यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पूरा स्लैब नॉर्थ अमेरिका वाला, ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट अटलांटिक ओशन का आ जाएगा। फिर ये साउथ अमेरिकन ये वाला पोर्शन आ गया। ऐसे ही आप देखोगे अफ्रीकन प्लेट, ये इस तरीके से। ऐसे ही ये ऊपर वाला यूरेशियन पोर्शन हो गया। और इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, ये एक साथ पूरी एक प्लेट कंसिडर की जाती है। अब जो एडवांस रिसर्च हो रही है उसके अंदर इंडियन ऑस्ट्रेलियन को अलग अलग डिवाइड करके रखा है। और ये नीचे अंटार्कटिका, और ये वाला पोर्शन है जिसको देख नहीं पा रहे हैं अपन इधर, और ये इधर वाला पोर्शन। तो इस तरफ वाला पोर्शन जो आएगा वो पैसिफिक प्लेट। तो अब काउंटिंग करो आप, 1 यूरेशियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन, 3 साउथ अमेरिकन, 4 अफ्रीकन, 5 इंडियन ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड वाली होगी, 6 अंटार्कटिका और 7वीं पैसिफिक। ये तो हो गई मेजर या फिर लार्ज प्लेट्स। स्मॉल प्लेट्स की आप देखोगे तो देखो अरेबियन प्लेट, कोकोज प्लेट, नाजका प्लेट, ये ध्यान रखना कौन कौन सी प्लेट्स के बीच में ये मैं चीज़ बताऊंगा। स्कॉटिया प्लेट, इधर देखोगे फिलीपींस प्लेट, कैरोलिना प्लेट, और थोड़ा आगे जाओगे तो इधर फिजी प्लेट भी आ जाती है, फ्यूजी प्लेट जिसको बोलते हैं। अब देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, नाजका प्लेट पैसिफिक और साउथ अमेरिका के बीच में, कोकोज प्लेट पैसिफिक और सेंट्रल अमेरिका के बीच में। ऐसे ही आप देखोगे स्कॉटिया, तो ऊपर हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट और नीचे हो गई अंटार्कटिक प्लेट। इसी तरीके से स्मॉलर माइनर प्लेट एक ये आ जाएगी सोमाली प्लेट, इस तरफ अफ्रीका और इस तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट। इधर फिलीपींस वाली प्लेट में देखोगे तो यूरेशियन प्लेट एक तरफ, पैसिफिक एक तरफ। ऐसे कैरोलिन प्लेट आएगी, वो कहाँ पे है, एक तरफ फिलीपींस और दूसरी फिलिपाइन प्लेट है, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, पैसिफिक प्लेट। ऐसे फ्यूजी प्लेट में इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक तरफ है और दूसरी तरफ पैसिफिक प्लेट है। तो इस तरीके से माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स का अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेडेड है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं, जिसमें मेजरली या तो ओशियनिक पार्ट हो सकता है, मतलब ओशियन के नीचे है, नीचे का पार्ट है, जैसे पैसिफिक ओशियन की बात की अपन ने। दूसरा कॉन्टिनेंटल हो सकती है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, जिसमें यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक को आप देखोगे तो यूरेशियन में देखो यूरोप और एशिया वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका वाला में नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है, साउथ अमेरिका भी आ रहा है। तो प्योर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, प्योर ओशियनिक हो सकता है, जैसे पैसिफिक प्योर ओशियनिक है। तो और साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट कॉन्टिनेंट का हो, कुछ पार्ट ओशियंस का हो। तो मिक्स्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हो सकती है। तो कॉन्टिनेंट ओशियनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और मिक्स ऑफ ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो 3 तरीके से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर टेक्टोनिकली देखी जाए तो प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं, प्लेट बाउंड्रीज का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर प्लेट्स दूसरी प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। जैसे ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, इधर अफ्रीकन प्लेट है, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये जो प्लेट बाउंड्री है, जिनको प्लेट मार्जिन भी बोल दिया जाता है, ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, टेक्टोनिकली का मतलब इनके अंदर अर्थ के इंटीरियर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस चलती रहती है। इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अपने को सिस्मिक इवेंट भी यहाँ देखने को मिलते हैं, वल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती है, माउंटेन्स का बनना, क्रस्ट का डिस्ट्रक्ट होना या बनना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है अर्थ के क्रस्ट का, फॉल्टिंग होना, फोल्डिंग होना, ये सारे इवेंट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। कहाँ पे, प्लेट बाउंड्रीज पे, जिनको प्लेट मार्जिन भी बोल दिया जाता है। अब आगे चलें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अच्छे से डायग्राम में, ये जो सिस्टम है ये आपको पूरा क्लियर कर देगा। अपन ने होम्स की, जो ऑर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखी थी, तो उसके अंदर क्या हो रही है, ये हॉट मेंटल प्लूम एक तरीके से ऊपर उठ रही है। हॉट मेंटल जो कन्वेक्शनल करंट है, इसका जो हेडवर्ड मोशन है वो यूँ होता है, और ये फिर टकरा करके इधर मूव कर जाती है और ये टकरा करके इधर मूव करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्मा को यहाँ पे ये क्रैक आ जाएगा और ये मैग्मा बाहर आकर के सेटल डाउन हो जाएगा। क्या बन रहा था इससे, मिड ओशियनिक रिज, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अटलांटिक मिड ओशियनिक रिज। ऐसे ही कोई ऐसी जगह भी हो सकती है, इन मूवमेंट्स की वजह से क्रैक आ जाए तो रिफ्ट वैली भी बन सकती है। इनके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर ओशियनिक क्रस्ट, इधर देखो आप, ओशियनिक क्रस्ट जो क्या है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ बेसाल्टिक होता है जो, ठीक है। और इधर आप देख रहे हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो किसका होता है, सियाल,
मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, सियाल, सियाल मतलब एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का रहता है, और मैग्नीशियम ये क्या थोड़ा हैवी होता है। तो इस वजह से जो हल्का वाला है उसके नीचे हैवी वाला क्या करेगा, नीचे सबडक्ट करेगा अगर टकराएंगी तो ये। तो जैसे ये टकराएंगी तो यहाँ पर क्या गर्त बन जाते हैं, गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं जिनको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। ठीक है। और ये जब नीचे की तरफ जाता है, ये प्लेट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर ये जो ऊपर जो सॉलिड था मटेरियल वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा तो फिर एक्सेस में जब ये कंटिन्यू दबाव आ रहा है इधर से तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा पोर्शन हल्का सा भी अगर कमज़ोर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्केनोज फटना शुरू हो जाएंगे। इधर से ये नीचे से उठेगा, मैं थोड़ा इंक चेंज करके बता दूं आपको, यहाँ से ये उठेगा और यूं फट के बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होना शुरू हो जाती है। अगर ये थोड़ा बहुत भी सॉलिड है, इधर का मटेरियल सॉलिड का मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, फोल्डेड माउंटेन्स, इस तरीके से फोल्ड बन जाएंगे। ठीक है, ये इरप्शन ना होकर के अंदर के अंदर ही रह जाएगा लावा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इधर भी का यही सेगमेंट है, सेम, कोई इशू नहीं है, समझने वाली चीज़ वो की वही है। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें अपने को समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो यहाँ पर तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, जबकि इस जगह पे आप देखोगे तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों टकरा रही हैं। तो जहाँ पे टकराव हो रहा है वहाँ पे तो ट्रेंच है, और जहाँ एक दूसरे से दूर जा रही है वहाँ पर रिज बन रही है, मतलब उबड़ खाबड़ क्रस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ अपने आगे नेक्स्ट काम आएगी। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप समझ लो अच्छे से। प्लेट मार्जिन्स जो हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेट मार्जिन्स मैंने बता दिया आपको कि जिस पर्टिकुलर रीजन से प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं उनको प्लेट मार्जिन बोला जाता है। ठीक है। अब प्लेट मार्जिन है वो तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है जहाँ पर क्रस्ट बनता है, एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है, एक है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन जहाँ पे न तो क्रस्ट बनता है ना क्रस्ट खत्म होता है। अब एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। इनमें क्या होता है, दो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं और उनके बीच में क्रैक डेवलप होता है, और उस क्रैक के थ्रू जो हॉट मॉल्टन लावा है, मैग्मा है, वो अर्थ इंटीरियर मतलब एस्थेनोस्फेयर से निकल के और ऊपर सेटल डाउन हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर के नए क्रस्ट का निर्माण करता है, न्यू क्रस्ट डेवलप करता है। तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अपने को क्या देखा था अपन ने, मिड अटलांटिक रिज, या मतलब मिड ओशियनिक रिजेज, जिसका बेस्ट एग्जांपल अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जा रहा है, डाइवर्जेंट और एक्रेटिंग प्लेट्स भी बोला जाता है इन दो प्लेट्स को। जब दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जाती है तो इन प्लेट्स को बोल दिया जाता है डाइवर्जेंट प्लेट्स, या फिर एक्रेटिंग प्लेट्स भी इनको नाम दे दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, वो मेन जो मेजर बड़ा डायग्राम था उसको थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में। इधर मान लो साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अगर दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्रैक बन जाएगा, तो ये जो मैग्मा है यहाँ से निकल करके यहाँ सेटल डाउन होगा, नया क्रस्ट बनता जाएगा कंटिन्यू। तो इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोल दिया जाता है, या फिर अपन इनको प्लेट मार्जिन तो कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स के मार्जिन, प्लेट का जो छोर है, बाउंड्री है, वहाँ पर अर्थ क्रस्ट बन रहा है, जबकि दोनों प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इन प्लेट्स को डाइवर्जेंस प्लेट बोल दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंट प्लेट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब दोनों पार्ट्स, दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी और कहीं ना कहीं क्रस्ट का लॉस होगा, क्रस्ट खत्म होगा। तो इस चीज़ में क्या होता है, दो प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो जो भारी वाली प्लेट होगी जिसका ज़्यादा डेंसिटी है वो क्या करेगी, हल्की वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, और हल्की वाली प्लेट के नीचे जैसे ही सबडक्ट करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ही हो रहा था, नीचे की तरफ जा रही थी ये वाली प्लेट। तो ये जो जोन है जहाँ पर ये सबडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको बोल दिया जाता है बेनियोफ जोन। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि बेनियोफ जोन किसको बोलते हैं, तो आप डायग्राम बना के अच्छे से क्लियर करना कि जब
दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, जिसमें डेंसर प्लेट जो है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मटेरियल हैवी है, वो लाइटर वन के नीचे सबडक्ट कर जाती है, नीचे चली जाती है, और लाइट वाली है वो ऊपर रह जाती है। तो जिस रीजन में ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जहाँ पर डेंसर मटेरियल वाली प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाती है लाइटर वाली के, उस पर्टिकुलर रीजन को या उस जोन को क्या बोल दिया जाता है? बेनियोफ जोन। तो यहाँ पर इस प्लेट पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो वॉल्केनिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, यहाँ से ये मैग्मा में कन्वर्ट होकर के ऊपर उठ के यहाँ पे वॉल्केनोज बना रही थी, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो। अब यहाँ पे प्लेट अगर टूटती है तो अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। तो बेनियोफ जोन से एसोसिएटेड रहते हैं ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ या फिर वॉल्केनिसिटी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं। ये जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पर प्लेट दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ टकरा करके, और वहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है वो कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वजह से इसको कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन भी बोल दिया जाता है कई बार। वजह मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स हैं, इनमें दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती है। वहाँ तो क्या होती है, डाइवर्स दूर जा रही थी, यहाँ पे एक दूसरे की तरफ आती है, टकराती है। इसलिए इनको, ये जो पास में आ रही हैं दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ, इनको तो बोल देंगे कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट्स। और इनके मार्जिन्स को क्या बोल दिया जाता है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और साथ में कौन सा? कन्वर्जिंग और कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। कन्वर्ज करके वहाँ पे अर्थ का क्रस्ट है वो ख़त्म हो रहा है। अब ये जो कन्वर्जेंस है ये 3 कॉम्बिनेशंस में हो सकता है। कैसे कैसे? एक तो आप देखो, ओशियन ओशियन, दोनों तरफ ओशियन ओशियन हो, एक तरफ ओशियन हो एक तरफ कॉन्टिनेंट हो, और एक तरफ दोनों तरफ कॉन्टिनेंट हो। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में हो सकता है ये तीनों कॉलिजन्स। अब एक एक करके इनको देखते हैं अपन। सबसे पहले है अपन देखते हैं कि जब कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, उनमें से एक प्लेट तो है ओशियनिक और दूसरी प्लेट है कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट स्ट्राइक करती हैं, तो ओशियनिक प्लेट किसकी बनी है? सीमा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी अगर ओशियनिक प्लेट की ज़्यादा है तो ओशियनिक प्लेट क्या करेगी? सबडक्ट करेगी। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो किसकी बनी है? सियाल की, तो वो क्या करेगी? ऊपर रहेगी। तो ये कंजम्पशन किसका होगा? ओशियनिक पार्ट का। तो इसको देखें अपन अगर, तो ओशियनिक प्लेट क्या होती है? सबडक्ट कर जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, क्योंकि वो डेंसर है, और इस वजह से वहाँ पर खड्डे बन जाते हैं। कैसे खड्डे बनने का? सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो ये कॉन्टिनेंट है और ये प्लेट आई और यूं टकराई, तो इस तरीके से ये गहरा खड्डा बना कि नहीं इस पोर्शन पे, इनको बोल देते हैं ओशियनिक ट्रेंचेस। तो ओशियनिक ट्रेंच वहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये ओशियनिक ट्रेंच अगर यहाँ पे बन गया है, खड्डा यहाँ पर बन गया है, ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। अब ये खड्डा यहाँ पर बन गया तो कॉन्टिनेंट से रिवर स्ट्रीम्स अपने साथ में पानी के साथ में सेडिमेंट्स लाएंगी और यहाँ पर डिपॉजिट करेगी, और इधर से लगातार दबाव बनता रहेगा। अब ये लगातार अगर दबाव बनता रहेगा, और यहाँ पर सेडिमेंट्स की वजह से क्रस्ट की थिकनेस भी बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो मोटाई बढ़ेगी तो यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर कई जगहों पर तो निकलने का मौका मिल जाएगा, जहाँ पर अर्थ क्रस्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर तो वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा, वॉल्केनोज फट जाएंगे। पर जहाँ पर नहीं फट पाएंगे वहाँ पर क्या? फोल्ड माउंटेन्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको प्रीवियस स्लाइड में, मतलब उसमें जो मेन डायग्राम था उस पर। तो इस तरीके से क्या होता है? सेडिमेंट्स आ जाते हैं इन ट्रेंचेस में, और इन सेडिमेंट्स के बाद में अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाता है माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। और माउंटेन्स के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो, रॉकीज़ और एंडीज़ सबसे बढ़िया एग्जांपल हैं। रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ साउथ अमेरिका। तो रॉकीज़ और एंडीज़ की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, इस तरफ तो नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ साउथ अमेरिका, और इस तरफ है पैसिफिक। अब आप समझ पाओगे अच्छे से, पैसिफिक प्लेट है। अब अगर ये पैसिफिक प्लेट है तो ये क्या? ओशियनिक प्लेट है, तो ये क्या होगी? ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। अब डेंसिटी अगर इसकी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी? नीचे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन जो लैंडमास है उसके पास में गहरे गहरे गर्त मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे, और वो प्रेजेंट हैं बिल्कुल। और साथ में यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन और साथ में माउंटेन बिल्डिंग। तो रॉकीज माउंटेन बिल्डिंग तो हुई है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और साउथ अमेरिका में हुई है एंडीज माउंटेन बिल्डिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर आगे देखें अगर, तो इस रीजन में आप देखोगे ओशियनिक क्रस्ट इधर है, ओशियनिक जो प्लेट है वो इधर सबडक्ट कर रही है, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के नीचे ये जा रही है कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
ये मैग्मा में कन्वर्ट होना, सिस्मिक एक्टिविटीज़ होना, तो यहाँ पर क्या होगा, बेनियोफ जोन क्रिएट होगी और यहाँ पर मैग्मा अपवेलिंग मतलब पिघल के और फिर ऊपर की तरफ उठेगा। उसके रिजल्ट के तौर पे अपने को पता ही है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है और माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो ये इवेंट हो गया जब एक तरफ तो हो ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी मतलब ओशियनिक प्लेट और दूसरी तरफ हो कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जब दोनों कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं वो ओशियनिक, दोनों की दोनों ही ओशियनिक प्लेट्स हों, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों में से कौन सी बड़ी है। ठीक है, कौन सी बड़ी है साइज में, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी अगर उससे दूसरी वाली से ज़्यादा है, तो वही कॉन्सेप्ट वापस लग जाएगा। जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है और साइज में बड़ी है वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी और हल्की वाली ऊपर रह जाएगी, और अल्टीमेटली प्रोसेस तो ये का यही होगा जो अपन ने ओशनिक और कॉन्टिनेंट वाला देखा। पर इसमें क्या हो रहा है, सारा का सारा एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, पानी के नीचे, क्योंकि दोनों प्लेट्स कैसी हैं, ओशियनिक प्लेट्स। तो पानी के नीचे अगर माउंटेन बिल्डिंग होगी तो आप सोच के बताओ क्या होगा अपने को, वो मतलब सी सरफेस पे आप देखोगे तो छोटे छोटे द्वीप आइलैंड्स के फॉर्म में अपने को दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्केनिक आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है जब दोनों प्लेट्स ओशियनिक होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब पैसिफिक प्लेट से जापानीज, जिसको फिलीपींस प्लेट बोला था अपन ने, फिलीपाइन प्लेट बोला था, उसके कन्वर्जेंस के तौर पे बहुत सारे जो अंडर वाटर माउंटेन्स जिनको बोल सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली बन के क्या दिखता है अपने को, आइलैंड्स, उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरफ मान लो आपकी फिलीपाइन प्लेट है, इस तरफ आपकी ये हो गई, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसकी डायरेक्शन, इस तरफ मान लो ये फिलीपाइन प्लेट है, इस तरफ पैसिफिक प्लेट है। अब पैसिफिक प्लेट है वो थोड़ी हैवी है, ये थोड़ी छोटी है, तो हैवी है तो वो नीचे सब्डक्ट करेगी। अब नीचे अगर वो सब्डक्ट करेगी तो यहाँ पर फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, और पानी के अंदर ही हो रही है वो एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनोज धीरे धीरे उठते उठते और बाहर जब पानी की सरफेस पे दिखना शुरू हो जाएंगे तो उनको अपन बोल देते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो ये हो गया अपना ओशन अगर दोनों तरफ से प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं तो, अगर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स में देखें तो। तीसरे तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है जब दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हो। अब जब दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल होगी, इसका मतलब क्या होगी, दोनों प्लेट्स बहुत हल्की हो गई, क्योंकि सियाल है। अब हल्की हो गई तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे से टकराएगी, और तो बेनियोफ जोन इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं है एक भी प्लेट, तो ज़्यादा डेप्थ नहीं लेगी, ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुँच पाएगी, और ज़्यादा डेप्थ तक अगर नहीं पहुँच पा रही है एक भी प्लेट, तो बेनियोफ जोन पे जो सिस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर मैग्मा का अपवेलिंग होना, ऊपर उठना, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो इसके रिजल्ट के तौर में होता क्या, जब दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पर फोल्ड आ जाते हैं, मुड़ जाती है ये वाली ज़मीन, ये वाला लैंड मास, और यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन सीरीज बन जाती है। और दूसरी तरफ जो हल्की वाली, कंपैरेटिवली जो हल्की है, उसकी तरफ क्या होता है, थोड़ा वो ऊपर भी उठ जाता है, तो थोड़ा सा इन फोल्ड माउंटेन के नियर बाई वाला रीजन क्या बन जाता है, हाई प्लेट्यू। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी। अब यूरेशियन प्लेट के अगर नीचे वो जा रही है तो यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट जब जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, इधर वाला रीजन भी उठा और ये बन गया तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। और साथ में ये माउंटेन रेंज कौन सी बन गई, हिमालयाज, जहाँ पे किसी ज़माने में टेथिसी सिंक्लाइन हुआ करता था। ये इंडियन ज्योग्राफी में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या सिस्टम रहा करता था पहले, पर अपन पर्टिकुलर ना होकर के जनरलिस्टिक समझें तो इस तरीके से हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बात करो एल्प्स की, एल्प्स माउंटेन सीरीज कौन से, यूरोप में, तो उनमें भी क्या है, नीचे अफ्रीकन प्लेट और ऊपर कौन सी, यूरेशियन प्लेट, तो उसकी वजह से एल्प्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट क्रस्ट वाली जो प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ पर क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई आपको कि दोनों प्लेट्स हल्की हैं, तो ये रीजन क्या होता है, ज्योग्राफिकली अनस्टेबल बना रहता है, पर यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक्स फिर भी सेंस किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया का आप देखोगे, हिमालयन रीजन के आसपास वाले रीजन में अर्थक्वेक रिपीटेडली आते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फ्रीक्वेंट आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लैंडस्लाइड्स भी कंटिन्यू होते रहते हैं। तो वो जो है यहाँ पर इस कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनके स्ट्राइक की वजह से, एक दूसरे से कोलाइड होने की वजह से ये रीजन ज्योग्राफिकली अनस्टेबल हो जाता है।
इसका बेस्ट एग्जांपल हिमालयस देख ही लिया। फिर दो प्लेट मार्जिन देख लिया अपन ने, कौन सा, एक तो कंस्ट्रक्टिव जिसमें मिड ओशियनिक रिज का एग्जांपल देखा, दूसरा अपन ने देखा डिस्ट्रक्टिव जिसमें 3 तरीके देख लिए। अब बात करते हैं थर्ड तरीका जो कि कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव का मतलब न तो कुछ बनेगा न कुछ खत्म होगा। इसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के साइड बाय साइड पास हो जाती है, जिसमें जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है, वो न तो बनता है और न ही खत्म होता है। इस प्लेट मार्जिन को शेयर प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे के पास से जा रहे हैं रगड़ खा के, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। इस प्लेट मार्जिन पे दो इंटरेक्टिंग प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के साइड बाय साइड पास हो जाती है। इसमें क्रस्ट ना तो बनता है ना बिगड़ता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कंजर्वेटिव। कंजर्व करके रख लिया अपनी पूरे सिस्टम को। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। इसका मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ बताई हुई है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आप मैक्सिको की तरफ जाओगे तो यूं एक छोटा सा कट था। अर्थक्वेक वाले चैप्टर में मैंने ये चीज़ बढ़िया से पिक की है, वहाँ आपको समझ में आई होगी। तो ये जो फॉल्ट है इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है और ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, तो ये फॉल्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो ये फॉल्ट है, इसका नाम क्या है, सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ये एग्जाम्पल है किसका, कंजर्वेटिव प्लेट्स का। अब कई बार क्या होता है कि ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन पूरा डीपली नहीं कर पाती है। जैसे रीयूनियन आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे फ्रांस का रूल है। हवाईयन आइलैंड, ये हैं, ये हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट का मतलब यहाँ पर लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब कंटिन्यू बनी रहती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो उन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कंटिन्यू रहना और इतना हॉट मैग्मा बाहर निकल के फॉर्म होना, इसकी वजह क्या है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए फिर एक थ्योरी आई, हॉट प्ल्यूम्स थ्योरी। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था हॉट प्ल्यूम्स के ऊपर। खैर ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर था वो, उसमें ऑप्शनल में नहीं, शायद पेपर 1 में आया था, जीएस पेपर 1 में आया था प्रोबेबली। तो हॉट प्ल्यूम्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट आया तब, और जाके ये हॉटस्पॉट वाला जो सिस्टम है इनको क्लियर हुआ कि जो कोर है वहाँ से डायरेक्ट मैग्मा की या लावा की सप्लाई होती है और क्रस्ट पे आकर के फिर वो सेटल डाउन होते हैं। ये जो है पूरा एक सिस्टम काम करता है, जिसमें कोर मैग्मा के साथ में कन्वर्जेंस में रहता है, काम करता रहता है, एक दूसरे को सप्लाई करते हैं मटेरियल, और मैग्मा जो है, मेंटल जो है वो सप्लाई करता है क्रस्ट को। और फिर इस तरीके से यहाँ पर सरफेस पे लगातार ये रीयूनियन आइलैंड, बहुत ही ज़्यादा, अब रीयूनियन आइलैंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंडियन ओशन में है, यहाँ पर क्या वोल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहती है। तो हॉट प्ल्यूम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ में जब लग जाता है तो और भी बढ़िया तरीके से जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल फिनोमेनास को अपन समझ सकते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो अपना सिलेबस है, आरएएस आरपीएससी या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, जिसमें केवल फैक्ट बेस्ड कुछ चीज़ें याद करने की आ रही है, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये एनफ हैं, जो आपको समझने के लिए काम आ सकती हैं। एडिशनल ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे अगर आप कोई भी चीज़ समझो, अब जैसे आपको मैंने फोल्ड माउंटेन और ये बताए किस तरीके से बनता है, तो फोल्ड माउंटेन कैसे बने, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, उन चीज़ों को आप फर्दर वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो जो पहले मैंने डाल रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पर आपको ईजी गोइंग रहेगा समझना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा है आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अपन इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। शेयर करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। लाइक करना मत भूलो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।